17वीं शताब्दी में भारत के उत्तर दिशा में बसा एक राज्य भृगुगढ़ आसपास कई छोटे राज्यों और घने जंगलों से घिरा हुआ, जहां राज्य का नया शासक चुनने के लिए एक अद्भुत प्रतियोगिता होने वाली थी। प्रतियोगिता के एक दिन पहले वहां का राजकुमार अथर्व घोड़े पर सवार होकर अपने कुछ सैनिकों के साथ राज्य से ही सटे समोनी के घने जंगल में शिकार पर निकला था। शाम ढलने लगी थी। जंगल में वैसे ही जल्दी सूरज की रोशनी कम हो जाती है। इतने इंतजार के बाद भी अभी तक कोई शिकार हाथ नहीं लगा था। अथर्व ने अपने मन में एक नीति बनाई और सैनिकों को आदेश दिया, सिर्फ एक सैनिक मेरे साथ रहो, बाकी तुम सभी चारों दिशाओं में फैल जाओ। और ध्यान रहे, जैसे ही किसी जानवर की हलचल मिले तुरंत अपना बिजली बाण दाग देना उस पर, तो हम सभी को उसकी रोशनी से पता चल जाएगा। जी राजकुमार, सभी ने एक स्वर में कहा। इसके बाद सभी जंगल में चारों तरफ बिखर गए। राजकुमार अथर्व हाथ में तीर कमान लिए और कमर में धारदार राजशाही तलवार लटकाए एक सिपाही के साथ आगे बढ़ते हुए समोनी के इस घने जंगल के बीच में पहुंच गए थे। काफी इंतजार के बाद अचानक उसे पूर्व दिशा में कुछ हलचल महसूस हुई। उसने और सिपाही ने तुरंत अपने घोड़े को रोका और दोनों एक घनी झाड़ी में घोड़ा सहित छुप गए। अथर्व ने सिपाही से धीरे से बोला, चेहरा पूर्व दिशा में रखो और आंखों की पुतलियां चारों दिशाओं में गड़ाए रहो। वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा था। उसे यकीन था कि आज भी वो किसी न किसी भालू, हिरण या चीता के शरीर को अपनी वाड़ों से भेद ही देगा। तभी फिर पत्तों से सरसराने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने अपने हृदय का सारा साहस बटोर कर इकट्ठा किया और पहले से ज्यादा चौकन्ना होकर शिकार की हलचल को भांपने में लग गया। अचानक पत्तों के सरसराने की आवाज सामने से हटकर पीछे से आनी शुरू हो गई। उसने झट से अपनी गर्दन को पीछे घुमाकर देखा, तभी हवा को चीरता हुआ एक नुकीला सा तीर उसके कंधे पर आकर लग गया। तीर उसके शरीर में एकदम घुस चुका था। उसने कराहते हुए तुरंत आवाज लगाई, सैनिक हरि सिंह, पर कोई आवाज नहीं आई। उसने जमीन पर देखा तो हरि सिंह की गर्दन पर तीर घुसा हुआ था और वो चित्त पड़ा हुआ था। यह देख अथर्व की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने दर्द में कराहते हुए पूरी ताकत से अपने बाकी सैनिकों को जोर से आवाज लगाई। पूरे जंगल में उसकी आवाज गूंज उठी थी, श्याम सिंह, साथियों। उसने झाड़ियों से थोड़ा ऊपर निकलकर देखा तो उसके होश उड़ गए थे। सारे सैनिकों का शरीर तीरों से भेदा हुआ था। वो हिम्मत बांधकर झाड़ियों से निकल ही रहा था कि न जाने कहां से एक दूसरा तीर उसके शरीर को भेद चुका था। खून की धार इतनी तेज थी कि उसकी पीठ लाल हो चुकी थी। वहां के आसपास के पत्तों पर उसका खून ओस की बूंदों की तरह टपक रहा था। उसने बड़ी हिम्मत से शरीर में घुसे हुए तीर को कसकर पकड़ा और खींचकर उसे बाहर निकालकर फेंका। उसके दर्द की कोई सीमा नहीं थी। राजकुमार अब जमीन पर हल्की बेहोशी हालत में पड़ा था। उसने हमलावरों का चेहरा देखना चाहा उठते हुए, पर सब ने अपने मुंह कपड़े से ढक रखा था। वो दर्द से फिर चिल्लाया, आह, कौन हो तुम? सामने आओ। राजमहल के सदस्य एक राजकुमार पर ऐसे छुपकर हमला करने का अंजाम नहीं जानते क्या? मैंने कहा सामने आओ। उसमें से एक नकाबपोश अथर्व के पास आया और उसके गले से कीमती हार और हाथों की अंगूठियां निकालने लगा। तभी अथर्व ने पूरी हिम्मत जुटाकर उस इंसान के पेट में एक जोर की लात मारी और वो हमलावर दूर जाकर गिरा। ये देख बाकी सबने अथर्व पर तीरों की बारिश करना शुरू कर दी, मगर वो राजकुमार था। वो हिम्मत नहीं हार सकता था। वो तेजी से अपने घोड़े पर सवार हुआ और उसने भी अपने तीरों से उनका जवाब देना शुरू किया। ये देख डर कर वो नकाबपोश भागने लगे। अथर्व ने उनका पीछा किया, पर अब तक अंधेरा बढ़ गया था, जिसकी वजह से वो उन तक नहीं पहुंच पाया। आखिरकार वो बेसूद हालत में ही राजमहल की तरफ निकल पड़ा। कौन थे ये लोग? आखिर राजमहल के किसी सदस्य पर हमला करने की हिम्मत कौन कर सकता है?
क्या वे सच में कोई लुटेरे थे, या फिर ये गुरुदेव के पुरस्कार से मुझे दूर रखने की कोई साजिश है? क्या मेरे भाई बहन ही मेरे अपने दुश्मन बन चुके हैं? अगर ऐसा है तो उन चारों में से आखिर वो कौन हो सकता है? इस हालत में मैं कल क्या करूंगा? अगर खेल शुरू होने से पहले ही मुझे निकाल दिया तो? अथर्व के दिमाग में ये सारे ख्याल एक के बाद एक आए जा रहे थे। ऐसा कौन सा खास खेल होने वाला था कल? दरअसल बात यह थी कि इस घटना के ही दिन तड़के सुबह भृगुगढ़ के राजमहल के दरबार में तत्काल एक सभा बुलाई गई थी। दरबार के बीचों बीच बिछे लंबे लाल कालीन को छोड़कर दाएं बाएं रखी सारी कुर्सियां लोगों से भरी हुई थी। वहां बैठे सारे लोगों के चेहरे पर एक सवाल साफ साफ दिखाई दे रहा था कि आखिर राजा साहब ने यह सभा क्यों बिठाई। राजा की 3 रानियों और बच्चों की आंखें भी उनके जवाब का इंतजार कर रही थीं। तभी दरबार में भव्य सिंहासन पर बैठे राजा समरजीत सिंह ने सभा की चुप्पी तोड़ते हुए अपने सामने की कुर्सी पर बैठे महल के राजगुरु से विनम्र आवाज में पूछा, अब बताइए गुरुदेव, कि आखिर ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी है जो आपने इतने तत्काल रूप से यह सभा बिठाने की बात कही? कहीं यह किसी अनहोनी का इशारा तो नहीं? राजा की बात सुनकर वहां बैठे लोगों के चेहरे के हाव भाव जिज्ञासा से और भर गए। तभी राजगुरु ने अपने हाथ में लिए रुद्राक्ष की माला का जाप रोकते हुए चिंतित स्वरों में कहा, महाराज, अब आपको अपना सिंहासन छोड़ना होगा। यह सुन राजा समरजीत सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो गंभीर स्वर में राजगुरु से बोले, ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं जो कह रहा हूँ राज्य की भलाई के लिए कह रहा हूँ महाराज। मुझे एक दिव्य स्वप्न आया कल रात। समय आ गया है महाराज की सभी राजकुमारों में से इस सिंहासन के लिए जो सबसे अधिक योग्य है उसे राजा बनने के लिए चुन लिया जाए, अन्यथा इस राज्य के धन कोष में जमा सारी पूंजी किसी और घुसपैठिए के द्वारा लूट ली जाएगी। मौसम की मार किसानों को त्रस्त कर देगी। चारों ओर भूखमरी की महामारी ऐसी फैलेगी कि इस राज्य का हर इंसान अनाज के एक एक दाने के लिए तरस कर मर जाएगा। हर जगह बस त्राहिमाम होगा। गुरु की ये बात सुनकर राजा और वहां पर बैठे सारे सभाजनों के माथे से पसीने छूटने लगे। सबकी आंखों में भय के ऐसे बादल छा गए मानो वो परिस्थिति उन्होंने साक्षात उसी वक्त देख ली हो। सबको राजगुरु की बातों पर पूरा विश्वास था। होता भी क्यों नहीं, क्योंकि इतने सालों से उनके परामर्श से लिए गए सारे फैसले राज्य के लिए हमेशा फायदेमंद ही साबित हुए थे। इसीलिए अब आगे किसी ने उनके इस फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाया, खुद राजा ने भी नहीं। सब राजगुरु पर आंखें गड़ाए बस इसी इंतजार में सांसें रोक कर बैठे थे कि आखिर गुरुदेव किसे अगला राजा चुनेंगे। सभा का माहौल अब गर्म ही था कि तभी एक आवाज आई, माफ कीजिएगा गुरुदेव, लेकिन इस राज्य को विपदा से बचाने के लिए अगर सबसे योग्य व्यक्ति का ही चुनाव करना है तो फिर सिर्फ राजकुमारों में से ही क्यों? मैं गायत्री इस सिंहासन के लिए उतनी ही योग्य हूँ जितने कि मेरे सारे भाई हैं। क्या आप योग्यता के वर्ग से मुझे सिर्फ इसलिए निकाल देंगे क्योंकि मैं एक लड़की हूँ? आप जैसे महाज्ञानी से तो मैं इस बात की अपेक्षा तो बिल्कुल नहीं रखती हूँ। दरबार में जिस गायत्री ने अपने इस सवाल से गुरुदेव को सोचने पर मजबूर कर दिया था वो और कोई नहीं बल्कि राजा की दूसरी पत्नी वृंदा की बेटी और इस राज्य की राजकुमारी थी। लंबा कद, कसा हुआ बादामी रंग का बदन, गुलाबी होंठ, नीली नीली तीखी आंखें, मानो एक बार नजर भर के देख ले तो सीधे कलेजा छलनी कर दे। बालों को पीछे खींचकर बनाया हुआ एक जूड़ा और कमर इतनी सटीक और पतली कि कोई मर्द अपने दोनों हथेलियों के घेरे में उसे आराम से भर ले। गायत्री को खेल कूद का बड़ा शौक था। वे आए दिन अपने भाइयों के साथ ही कभी कुश्ती, कभी घुड़सवारी तो कभी रस्साकसी के गुर सीखती रहती थी। अपनी सगी बहन गायत्री की बात सुनकर उसका सगा भाई देवव्रत हैरान रह गया था। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अपनी बहन होकर भी गायत्री सौतेला जैसा व्यवहार क्यों कर रही है?
इस चीज पर पहले ही 3 गिद्ध घात लगाए बैठे हैं, गायत्री उसमें अपना टुकड़ा क्यों ढूंढ रही है? देवव्रत साधारण कदकाठी का व्यक्ति था, पर था मजबूत। चेहरे से तो शालीन ही दिखता था, पर अंदर से बहुत बेहद स्वार्थी और कुटिल था। अभी गायत्री के इस धमाकेदार शब्दों की गूंज खत्म ही नहीं हुई थी कि पीछे से एक और तीखी सी आवाज आई। गुरुदेव, अगर गायत्री एक लड़की होकर अपनी योग्यता का बखान कर सकती है, तो फिर मेरे पति ने कौन से कम बाण मारे हैं? बात अगर योग्यता की है, तो मेरे पति भी इस सिंहासन पर बैठने के बराबर के दावेदार हैं। इसलिए आप इनका भी नाम अपने ध्यान में रखें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ नहीं तो। इरावती ने धीमी मगर सुई जैसे नुकीले लहजे में अकड़कर अपनी बात रखी थी, और इतना कहते ही उसने अपने पति की तरफ नजरें घुमाई। दोनों एक दूसरे को देख के आंखों के इशारों में हल्का सा मुस्कुरा दिए। इरावती राजा समरजीत सिंह की पहली पत्नी हेमलता से हुई बेटी थी, जिसकी शादी साथ के राज्य संबलपुर के राजकुमार धनंजय से हुई थी। धनंजय एक तरह से घर जमाई बन के रहता था यहाँ। इरावती उम्र में गायत्री से बड़ी थी, पर कद गायत्री से थोड़ा सा छोटा ही था। शरीर से थोड़ी भरी भरी सी थी। उसे सजने संवरने का बड़ा शौक था। वो हमेशा गहनों से लदी रहती थी। इरावती दिखने में तो बड़ी आकर्षक थी, पर मिजाज से थोड़ी टेढ़ी थी और जुबान से थोड़ी कड़वी भी, ठीक वैसे ही जैसे कई राजकुमारी होती हैं। अगर वो खुद गद्दी पर नहीं बैठ सकती तो उसका हक अपने पास से जाने नहीं देना चाहती थी। हर चीज में अपना हिस्सा ढूंढ ही लेती थी। वहीं उसका पति धनंजय भी अपने मन की बातें अपनी पत्नी इरावती के मुंह से ही आगे रखकर बुलवाता था। इरावती की ये बात सुनकर महेंद्र हक्का बक्का रह गया। उसने मन में सोचा, पहले से ही हिस्सेदार कम थे, जो ये भी आ गई सिंहासन पर अपना दांत गड़ाने। सगी बहन होकर भी अपने ही भाई का निवाला छीनने में लगी है। महेंद्र राजा और उसकी पहली पत्नी हेमलता का बेटा और इरावती का अपना भाई था, जो बचपन से ही अकड़ू और घमंडी था। आखिर उसे घमंड होता भी क्यों नहीं? उसके लंबे चौड़े सख्त शरीर पर सजती उसकी मूछें उसकी मर्दानगी को एक अलग ही ताव देती थी। स्वार्थ में वो देवव्रत से कहीं बढ़कर था। जहां बाकी दोनों भाई अपने हक के हिस्से के टुकड़े होता देख बौखला रहे थे, वहीं अथर्व बिल्कुल निश्चिंत बैठा हुआ था। अथर्व राजा की तीसरी पत्नी रुक्मणी का बेटा था। उसके मुलायम घुंघराले बाल हमेशा उसके माथे पर लटकते रहते थे। उसकी कद काठी साधारण ही थी, मगर साथ ही सख्त भी। अपनी काली काली बोलती आंखों से